नमस्कार दोस्तों। लास्ट क्लास में हमने किया था कंपनी और उसकी विशेषताएं। अगला जो टॉपिक है अपना वो है कि जैसे मैंने पहले बताया था कि कंपनी साझेदारी यानी कंपनी और पार्टनरशिप में मैन क्या है, डिफरेंस क्या है, यानी इसमें भिन्नता क्या है। जैसे कंपनीज के लिए हमारा है कंपनी एक्ट 2013, उसी तरह पार्टनरशिप के लिए है एक्ट 1932 और इसका जो नया जो वर्जन आया ना वो है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008। तो अब क्वेश्चन ये है कि इनमें डिफरेंस क्या है। मैंने कंपनी बताया था, कंपनी की जो लायबिलिटी होती है वो होती है लिमिटेड और साझेदारी की लायबिलिटीज जो हैं वो होती हैं अनलिमिटेड। यानी अगर इनमें लॉस हो जाती है तो इसके मालिकों से घर से पैसा मंगाया जा सकता है पार्टनरशिप में। लेकिन कंपनी के अंदर अगर हमने 100 शेयर खरीद रखे हैं और 100 से 80 पैसे मंगाए जा चुके हैं तो केवल 20 रुपये मंगाए जा सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं मंगाए जा सकते। लेकिन इसके अंदर अगर नुकसान हो गया, नुकसान मतलब 120 का हो गया और 100 पहले लगा रखे थे तो 20 रुपये और की जरूरत पड़ेगी तो 20 रुपये हम कहाँ से मंगाएंगे, वो अपने घर से ले गए वो। लेकिन इसी के देखते हुए कि अनलिमिटेड लाइबिलिटीज के अंदर मालिकों को नुकसान ज्यादा होता है, घर से पैसे लगाए जाते हैं, इसका एक बीच का रास्ता निकालेगा पार्टनर्स लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप LLP। इसके अंदर की पार्टनर्स की लाइबिलिटीज जो है उसके द्वारा लगाए गए पैसों तक होती है, लिमिटेड होती है। तो इन तीनों के अंदर डिफरेंस क्या है। डिफरेंस की बात करें तो डिफरेंस का पहला पॉइंट जो हमारे सामने है वो कि इसकी लाइबिलिटीज के आधार पर सीमित लाइबिलिटी लिमिटेड लाइबिलिटीज के आधार पर डिफरेंस क्या है। लिमिटेड लाइबिलिटीज के आधार पे डिफरेंस क्या है। तो लिमिटेड लाइबिलिटीज के आधार पर जो डिफरेंस है ना वो है जी लिमिटेड लाइबिलिटीज के आधार पे जो अपना पहला डिफरेंस है वो ये है कि इसके ऊपर जो एक्ट लागू होता है वो 2008 का एक्ट लागू होता है LLP के ऊपर, और पार्टनरशिप जो है उसके ऊपर एक्ट लागू होता है अपना 1932 का। पर LLP जो है वो एक ऐसा संगठन, ऐसा अपना व्यवसाय है जिसके अंदर लचीलता है और लचीलता नहीं फ्लेक्सिबिलिटी है, और कंपनी की लाइबिलिटीज जो होती हैं दोनों की लाइबिलिटीज क्या होता है लिमिटेड होती हैं। इन दोनों की लाइबिलिटीज क्या होती हैं सीमित, ये देयता क्या होती है लिमिटेड सीमित होती है। LLP अपना एक स्वतंत्र कानूनी अस्तित्व रखता है और साझेदारी जो होती है उनकी साझेदारों की देयता क्या होती है सीमित हो जाती है इसके अंदर LLP के अंदर। लेकिन अगर ओनली साझेदारी की बात करता है, यहाँ पे अगर बात करता है ओनली साझेदारी की पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग, तो उनकी लाइबिलिटीज लिमिटेड होती हैं, लिमिटेड होती हैं। LLP की कंपनी की दोनों की लाइबिलिटीज क्या होती हैं लिमिटेड होती हैं। इसके पूरे पॉइंट के अंदर जो डिफरेंस क्या है वो यही किया गया है। अगला पॉइंट जो है अलग डिफरेंस है वो है निर्णय के आधार पर कानून स्थिति। इसकी कानून स्थिति साझेदारी का कोई कानूनी स्वतंत्र अस्तित्व में नहीं है, बल्कि इसके ऊपर एक एक्ट है वो है 1932। कंपनी के ऊपर है कंपनी एक्ट 2013, LLP है LLP एक्ट 2008। अगला है इनके रजिस्ट्रेशन, इनकॉर्पोरेशन,
और इनकॉर्पोरेशन इनकॉर्पोरेशन इनका जो निगमन है, रजिस्ट्रेशन है, वो एमसीए के माध्यम से है। एमसीए मतलब मिनिस्ट्री ऑफ कंपनी अफेयर्स, एमसीए मतलब मिनिस्ट्री ऑफ कंपनी अफेयर्स के अंदर किया जाता है। इनका रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है, वॉलेंटरी है यानी ऐच्छिक है, यानी जरूरी नहीं है, लेकिन अच्छा होता है, करवा लेना चाहिए। इनका एलएलपी एक्ट 2008 के अकॉर्डिंग कंपलसरी है, इनका करवाना ही करवाना पड़ेगा। तो इनकी स्थिति क्या होती है, इनकी रजिस्ट्रेशन है, इसका कंपलसरी है, इसका वॉलेंटरी है, इसका कंपलसरी है। अगला जो डिफरेंस है वो अपना है लाइबिलिटीज के आधार पर। मैंने अभी बताया कंपनी की लाइबिलिटीज क्या होती हैं, लिमिटेड, साझेदारी की अनलिमिटेड, और एलएलपी की क्या होती हैं, लिमिटेड। अस्तित्व का स्रोत, अस्तित्व के आधार पर इनके डिफरेंस। कंपनी अधिनियम के अंतर्गत इनका होता है आपस में बाय समझौते के आधार पर और इसके एक्ट के आधार पर। कंपनी के अंदर कंपनी जो बनती है वो बनती है अपने कानून के एक्ट 2013। ये होती है, दो पार्ट होते हैं ए एंड बी, इनके आपस की के समझौते यानी एग्रीमेंट के आधार पर, एग्रीमेंट के आधार पर। और ये किसके अकॉर्डिंग बनती है, ये भी अपने एक्ट के आधार पर, मतलब कानून, कानून का मतलब 2008 एलएलपी। प्रबंधन और नियंत्रण, इनकी मैनेजमेंट और कंट्रोलिंग पे कौन रखता है, कंपनी पे जो नियंत्रण लगता है वो लगता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बीओडी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। इनके ऊपर कौन रखते हैं, जितने भी पार्टनर्स हैं, ऑल पार्टनर, ऑल पार्टनर हैं वही नियंत्रण रखते हैं। और इनमें कौन रखता है, नॉमिनेटेड, सभी पार्टनर नहीं, इनमें से जिन पार्टनर नॉमिनेट कर लिए जाते हैं, नॉमिनेटेड पार्टनर जो होते हैं वो इनका क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। अगला जो पॉइंट है डिफरेंस का, इसके अंदर वो है उत्तराधिकार शाश्वत यानी परपेचुअल सेशन के आधार पर। परपेचुअल सेशन का मतलब है कि लोग आते रहें और जाते रहें, कंपनी हमेशा चलती रहेगी। लोग आते रहें और जाते रहें तो कंपनी जो है हमेशा क्या रहेगी, चलती रहेगी। तो क्या लोग आते रहेंगे तो कंपनी चलती रहेगी, यस जी हाँ। व्यक्ति की मृत्यु होने पर इसका अस्तित्व बना रहता है। शायद मृत्यु होने पर कंपनी का अस्तित्व बना नहीं रहता, पार्टनरशिप का नहीं बना रहता, ये समाप्त हो जाती है, यानी ये एंड हो जाती है। हाँ, ये क्या होता है, रजिस्ट्रेशन होता है और इसका एजेड कंपनी की तरह होती है, इसके ऊपर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ये भी क्या रहती है, चलती रहती है। यानी कहने की बात है ये भी कंटिन्यू रहती है, ये कंटिन्यू रहती है, ये भी कंटिन्यू रहती है। बट इसका जो है एक ये अपवाद है कि साझेदारी में किसी पार्टनर की मृत्यु होने से वो क्या होती है, समाप्त हो जाती है। अगला है सूट फाइल यानी मुकदमा करने और मुकदमा किए जाने की क्षमता, यानी मुकदमा कौन खींचता है, कंपनी अपने नाम से मुकदमा कर सकती है और कंपनी पर भी मुकदमा किया जा सकता है। यहाँ पर मुकदमे की कार्रवाई साझेदारों के नाम पर होगी, न कि पार्टनरशिप के नाम पर। यहाँ पे मुकदमा जो है किसके नाम से होगा, एलएलपी के नाम से, एलएलपी की। जैसे यहाँ रिलायंस इंडस्ट्री है तो रिलायंस इंडस्ट्री के नाम पे। यहाँ शर्मा एंड सन्स है, गुप्ता किराना स्टोर है, तो दो भाई हैं, इसका मतलब है गुप्ता किराना स्टोर के जो पार्टनर हैं शर्मा एंड सन्स या राम एंड श्याम, उन्हीं के ऊपर होगा। इसके अंदर एबीसी लीगल एलएलपी है तो इसका मतलब एबीसी लीगल एलएलपी ही केस कर सकती है और पार्टनर भी इसी पर केस सकते हैं, और वो थर्ड पार्टी जिससे उन्होंने लोन वगैरह ले रखा है वो भी इसके ऊपर ही केस कर सकते हैं, और कंपनी भी अपने नाम से केस कर सकती है। मुकदमा करने का मतलब है सूट फाइल, एसवीआईटी, सूट फाइल करने का राइट। अगला जो अपना है डिफरेंस होता है, ये डिफरेंस तो हमारे यही थे यहाँ तक, यानी मेन जो डिफरेंस जो हमारे साथ थे किस किस आधार पे थे, मेन अपने जो डिफरेंस थे, मेन डिफरेंस थे वो किसके आधार पे, नंबर एक इसकी लाइबिलिटीज के आधार पे, नंबर दो उसके रजिस्ट्रेशन के आधार पर, नंबर तीन उसकी मैनेजमेंट
एंड कंट्रोल के आधार पर। नंबर 4 उसकी लीगल स्टेटस के आधार पर। तो इन मेन डिफरेंस थे जिनके आधार पर हम उसका तीनों के अंदर डिफरेंस क्या कर सकते थे। अगला आगे कंपनीज की इम्पोर्टेंस क्या क्या है। अगला जो है वो कंपनी की इम्पोर्टेंस क्या क्या है। कंपनी की इम्पोर्टेंस, कंपनी की महत्व और आवश्यकता क्या क्या। सबसे पहला जो महत्व है कंपनी का वो ये है कि कंपनी के लिए हम क्या था, मैंने पहले बताया था कि हमें एक होता है सोल बिजनेस, एक होता है पार्टनरशिप बिजनेस, और एक नया आ गया एलएलपी। तो इनके अंदर क्या होता है कि हम हमारा बिजनेस का जो दायरा होता है वो छोटा होता है। अगर हम बिजनेस के दायरे को बढ़ाना चाहें, बड़ा करना चाहें, तो उसके लिए हमें अधिक किसकी अधिक मनी की आवश्यकता होगी, यानी अधिक धन की आवश्यकता होगी, अधिक संसाधनों की आवश्यकता होगी, अधिक संसाधनों की आवश्यकता होगी। तो इसके लिए कंपनी इन सब के लिए हमें कौन से फॉर्मेट है, पता है कि इनसे तो काम चल नहीं पाएगा, तो इसके लिए हमें नया फॉर्मेट लेके आएंगे, वो है कंपनी। कंपनी और कंपनी की आवश्यकता क्यों पड़ी, व्यापार के एक्सपेंशन के लिए, विस्तार के लिए, सीमित दायित्व की सुरक्षा के लिए। इनके अंदर लाइबिलिटी अनलिमिटेड थी, यहाँ पे लाइबिलिटी क्या लिमिटेड है। हम यहाँ पे सार्वजनिक पूंजी जुटाने के लिए, सार्वजनिक मतलब पब्लिक से पैसा ले सकते हैं। पब्लिक से पैसा कैसे लेंगे, पब्लिक से पैसा करेंगे शेयर से। शेयर को क्या करेंगे, इशू करेंगे, तो इशू करने से हमें क्या आएगा, पैसा आएगा। जो हम मार्केट में शेयर की बात करते हैं, वो जिन कंपनी की बात करते हैं वो इन्हीं शेयर की बात हम कर रहे होते हैं। अब कहता है कि प्रबंधन और स्वामित्व को अलग करना। मैनेजमेंट और स्वामित्व अलग होता है, इसका मालिक अलग होता है, और मैनेजमेंट जो होती है उसको कहते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बीओडी। ये दोनों अलग अलग होते हैं। संस्थागत अस्तित्व और उत्तराधिकारी के लिए, संस्थागत अस्तित्व और उसके उत्तराधिकारी के लिए। इसका संस्थागत अस्तित्व जो है सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, और परपेचुअल सेशन होती है, इसके आने से जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। और किसके लिए कानूनी संरक्षण मिल जाता है और जिम्मेदारी निभाना होता है। इसके लिए हमें एक लीगल स्टेटस मिल जाता है कि कंपनी है, कौन सी कंपनी है, प्राइवेट कंपनी है, पब्लिक कंपनी है, पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। इनका हमें एक स्टेटस मिलता है। उस स्टेटस के लिए भी हमें कंपनी है उसकी आवश्यकता पड़ती है। कंपनी के महत्व के प्रमुख बिंदु क्या क्या। कंपनी के महत्व के प्रमुख बिंदु क्या है कि पृथक सेपरेट लीगल एंटिटी है, इसके मेंबर और कंपनी बिल्कुल अलग अलग होते हैं। मेंबर का और कंपनी का एक दूसरे पे कोई प्रभाव नहीं होता। मेंबर अलग कार्य करते हैं, कंपनी अलग कार्य करती है। जैसे सोलोमन एंड सोलोमन वाले केस के अंदर मैंने बताया था कि इन्होंने एक कंपनी बना ली और स्वयं मुख्य शेयरधार खुद बन गए। जब कंपनी पर कर चढ़ा तो लेनदारों ने सोलोमन को जिम्मेदार ठहराया। निर्णय हाउस होल्डर ने स्पष्ट किया कि कंपनी का जवाब उसके मालिक से अलग है, यानी आप कंपनी भी केस कर सकते हो, सोलोमन पे नहीं। लिमिटेड लाइबिलिटीज, ये बार बार आता है कंपनी की लाइबिलिटीज क्या होती है, लिमिटेड लिमिटेड लाइबिलिटीज है कि कंपनी की लाइबिलिटीज है वो लिमिटेड होती है। मैंने पहले बताया था कि किसी कंपनी के अगर 200 शेयर हैं और 200 शेयर में से हमने 150 शेयर के पैसे कंपनी में दे चुके हैं, तो हमसे कंपनी मैक्सिमम 50 रुपये ही मांग सकती है। इससे ज़्यादा कंपनी अपने जीवन काल में कभी भी नहीं मांग सकती। वैसे शासक उत्तराधिकार, मैंने कहा था कि लोग आते रहें, जाते रहें, मर जाएं, कुछ हो जाए, लेकिन कंपनी हमेशा फॉरवर्ड क्या रहेगी, चलती रहती है। कंपनी है कभी भी बंद नहीं होती। अगला टॉपिक है इसका आसानी से पूंजी जुटाना, शेयर जारी करके जनता को। बड़े प्रोजेक्ट के लिए आ सकता है कंपनी द्वारा सार्वजनिक पेशकश और निजी प्लेसमेंट। कंपनी दो तरह के पैसा इकट्ठा कर सकती है कि वो पब्लिक से ले पैसा लगती है, पब्लिक इशू करके, या प्राइवेट प्लेसमेंट। प्राइवेट यानी अपने निजी लोग हैं उनसे भी पैसा कंपनी ले सकती है। व्यवसाय का प्रबंध किसके द्वारा, मैंने बताया संचालक के द्वारा, निर्देश के द्वारा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर द्वारा। लेकिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के अंदर कौन लोग होते हैं, उनकी
डायरेक्टर की नियुक्ति, शक्तियां और जिम्मेदारियां इन सेक्शन के अकॉर्डिंग देगी, हम आगे बाद में डिस्कस करेंगे। अब है इंटरप्रेन्योर प्रोत्साहन, उद्यमिता को प्रोत्साहन करने के लिए नए नए लोग नया नया बिजनेस करें, इसके लिए भी कंपनी है का रजिस्ट्रेशन है या कंपनी की महत्व है वो बहुत जरूरी है। आप देखते होंगे ओला, पेटीएम, बायजू जैसी कंपनियां सीमित लाइबिलिटी और शुरुआती पूंजी के कारण ही विकसित हो सके, वरना ये पॉसिबल नहीं था। अगला है जी मुकदमा करने और मुकदमा किए जाने की अनुशंसा। कंपनी अपने नाम से मुकदमा, कोई कंपनी नाम से मुकदमा कर सकती है और उस पर भी मुकदमा किया जा सकता है। मैंने अभी बताया था लीगल रजिस्ट्रेशन हो होना कंपलसरी होता है। कंपनी जो है उसको टैक्स बेनिफिट मिल जाते हैं। कंपनी के अपने कुछ टैक्स बेनिफिट होते हैं। कंपनी अगर स्टार्टअप का काम करती है, लघु है, मध्यम एंटरप्रेन्योर्स का काम करती है, तो उसको कुछ सरकार के द्वारा कर छूटें प्रोत्साहन दिए जाते हैं, उसका लाभ भी कंपनियां उठा सकती हैं। इसके नियंत्रण पर गोपनीयता, वैसे तो कंपनी की गोपनीयता होती नहीं है। कंपनी को अपने फाइनल एनुअल रिटर्न जो होते हैं वो पब्लिकली करने पड़ते हैं, पब्लिकली देने पड़ते हैं। उन्हें फाइनल अकाउंट जो बना के कंपनी के जो फाइनल अकाउंट होते हैं वो उन्होंने पब्लिश करवाने पड़ते हैं। लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं जिनको कंपनी को छूट होती है, ठीक है, वो कंपनी को सार्वजनिक करने की छूट होती है, सार्वजनिक करने की जरूरत नहीं होती है, उसका बेनिफिट भी कंपनी को मिल जाता है। सामाजिक एवं आर्थिक विकास में योगदान, जितनी कंपनियां देश के अंदर विकसित होंगी, देश उतना ही आगे बढ़ेगा। अमेरिका जैसी कंट्रियां, चीन जैसी कंट्रियां जहाँ पे घर घर में कंपनियां हैं, वो किसके कारण ही विकसित हो पाई? वो विकसित हो पाई किसके कारण? अपनी आर्थिक विकास में योगदान के लिए। कंपनियों की संख्या ज़्यादा होनी, और जितनी कंपनियां होंगी देश के विकास में उतना ही योगदान बढ़ता जाएगा। लेकिन एक चीज़ है इसके अंदर, सेक्शन 135 कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कंपनियों को अपने सामाजिक विकास को भी ध्यान रखना चाहिए। यानी कंपनी एक समाज में पैदा होती है, समाज में ही बनती है, समाज में ही खत्म हो जाती है, क्योंकि समाज के प्रति कुछ दायित्व होते हैं। उन दायित्वों का निर्धारण किसके अंदर किया जाता है? कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के सेक्शन 135 के अंदर। ये मैंने बताया था कंपनी एक्ट 2013 का परिचय। कंपनी कैसे बनी मैंने बताया था। इससे पहले जो कंपनी एक्ट था 1956 हुआ करता था। 1956 फिर ये हमारा जो आया 29 अगस्त 2013 को अस्तित्व में आया और 1 अप्रैल 2014 से पूरे देश के अंदर लागू हुआ। इसके उद्देश्य क्या थे? कॉर्पोरेट रन सुधार करना, उसका शेयर धारकों और निवेशकों की हितों की रक्षा करना। शेयर धारक वो होते हैं जिन्हें कंपनी के शेयर खरीद रखे हैं या शेयर में पैसा लगा रखा है, और इन्वेस्टर जो कंपनी में पैसा लगा रखा है, चाहे वो शेयर के रूप में लगा रखा हो, चाहे लोन दे रखा हो। और ट्रांसपेरेंसी या जवाबदेही, पारदर्शिता और उसकी अकाउंटेबिलिटी में बढ़ाने के लिए, व्यापार को आसानी करने के लिए, धोखाधड़ी, अवैध गतिविधियों पर नियंत्रण करने के लिए, इन सब के लिए कंपनी एक्ट 2013 है वो हमारे अस्तित्व में लाया गया था। वह हम पढ़ चुके हैं पहले। जैसे कि ये नया टॉपिक है 1% कंपनी, ये टाइप ऑफ कंपनी के अंदर हम पढ़ेंगे। टाइप ऑफ कंपनी है उसका है, उसको हम बाद में डील करेंगे, डिस्कस करेंगे, डील कर रहा हूँ। और अगला जी महत्वपूर्ण इसके अनुभाग हैं। धारा 3 में कंपनी कैसे बनती है, उसकी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या होती है, उसका रजिस्टर ऑफिस कहाँ होना चाहिए, उसमें परिवर्तन कैसे किया जा सकता है, उसके फाइनल अकाउंट कैसे तैयार किए जाते हैं, उनमें संबंधित प्रोविजन क्या क्या है, धोखाधड़ी, दंड, उनका से संबंधित प्रावधान क्या क्या है, वो सारे यहाँ पर डिस्कस किए जाएंगे। टॉपिक है जो मेन केसेस हमारे सोलोमन हम कर चुके हैं। तो हमारा ये केस जो है सोलोमन का हमने बताया था। सोलोमन ने एक कंपनी बनाई थी और अपने ही जो लोग थे उन्होंने उसको सदस्य बना दिया था, ठीक है, और उनसे लोन ले लिया। तो जिन क्रेडिटर थे उन्होंने कहा कि हमने सोलोमन केस कर दिया। तो लॉर्ड्स ऑफ हाउस ने यानी जज ने डिसीजन दिया कि आप कंपनी एक अलग कानून नहीं कहेंगे, आप सोलोमन पे व्यक्तिगत केस नहीं कर सकते, आप इस पे केस करते हो, आप कंपनी पे केस कर सकते हैं। ठीक है जी, तो आज के लिए इतना ही। अगली क्लास में हम टाइप ऑफ कंपनी का टॉपिक डिस्कस करेंगे।